Hey guys, today we are starting with the topic name logic, okay, which is one of the most important topic of HSC. लेकिन NCERT में अगर देखोगे इसे मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से भी देखा जाता है, ओके. ये टॉपिक जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस अपना महाराष्ट्र का जो सीईटी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ओके. बहुत इजी है. तो आज हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने जाने वाले हैं, इस सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ये मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन किया है. दैट इज़ सेंटेंस और स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके. उसके बाद ट्रुथ वैल्यू मतलब होता क्या है. देन विल सी व्हाट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके. कितने टाइप के कनेक्टिविटीज़ है, कहाँ पे यूज़ होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थर्ड मैंने लिखा है, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कनेक्टिविटीज़. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट के, एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, ओके. चार टॉपिक जो है वो कवर करना है. तो सबसे पहले मैंने बोला था सेंटेंस एंड स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है, ओके. तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ सेंटेंस एंड स्टेटमेंट. तो यहाँ पे मैंने इसका जो है मतलब लिख दिया. अभी ये हमने स्कूल में भी सीखा था कि सेंटेंसेस मतलब क्या होते हैं. सेंटेंस में हम लोगों ने चार टाइप स्कूल में सीखे थे. दैट इज इम्पेरेटिव, जिसे हम लोग बोलते थे रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, please open the door, okay, please come over here, okay, done, okay. So these are the requests. This is called as a imperative sentence, okay. Next is interrogative. Interrogative मतलब क्या, question वाले. Question मतलब what is your name, what are you doing over here, okay. These are the questions, ठीक है. Next one is exclamatory, okay. How big is this, how beautiful she is, okay. तो ये जो है वो exclamatory में आता है. लास्ट में that is assertive, and this is very very important for us, okay. हमें जो डील करना है वो इसी के साथ करना है, assertive. अभी इसका मतलब मैंने यहाँ पे देखो दूसरा भी कॉलम बनाया, that is a statement, okay. तो assertive sentence जो है वो statement में आता है. तो assertive का मतलब क्या हो गया, it is a meaningful sentence, मतलब जहाँ पे प्रॉपर फुल स्टॉप आ जाए, ठीक है. तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया था सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, फुल स्टॉप आ गया. भले वो ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है. एक प्रॉपर मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया वो, ओके. दैट इज कॉल्ड एज असर्टिव. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है, सर हमें ये नाम लिखने पड़ेंगे क्या कि ये कौन सा सेंटेंस है. बिल्कुल नहीं. तो मैंने जब ये लेक्चर चालू किया था तभी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हमें ग्रामर में नहीं घुसना है, हमें सिर्फ समझ के लेना है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड स्टेटमेंट ही है, ठीक है. तो सेंटेंस में क्या क्या आता है, तो ये सभी की सभी चीजें सेंटेंस में आती है, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट, ओके. अभी यहाँ पे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज लिखा है, ओके. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है. सो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, दैट इज सेंटेंस विच आर इनकम्प्लीट और इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी और सजेस्टिव आर नॉट टेकन एज स्टेटमेंट, आर नॉट टेकन एज स्टेटमेंट. इसमें मैं और एक चीज ऐड कर देता हूं, ओके. उसमें हम लोग एक और एक चीज, मेरे को यहाँ पे एरो कर रहा हूं, और एक चीज इसमें ऐड कर देते, दैट इज ओपन सेंटेंसेस, और उसका मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है. तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं आता. तो क्या क्या नहीं आता स्टेटमेंट में, हमने यहाँ पे भी बोला था, ठीक है. तो स्टेटमेंट में क्या क्या नहीं आता, जो इनकम्प्लीट चीज है, ओके. डन. इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ओपन सेंटेंस है और सजेस्टिव है, आर नॉट टेकन एज अ स्टेटमेंट. तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ओके. सर हमने ये तो सब समझ लिया, लेकिन ये ओपन सेंटेंस क्या होता है. सो ओपन सेंटेंस मतलब उस ट्रूथ वैल्यू वैरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैरी. वैरी मतलब क्या, चेंज होना. वैरी मतलब क्या, चेंज होना, ठीक है. उस ट्रूथ वैल्यू वैरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज बोल दिया कि ये ब्लैक मार्कर है मेरा, ठीक है. मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, इट इज येलो इन कलर. व्हाट विल बी योर आंसर, फॉल्स. इट इज येलो इन कलर मैंने बोल दिया, इट इज फॉल्स, ओके. मैंने बोल दिया इट इज ब्लैक इन कलर, ट्रू. मतलब इट डिपेंड करता है कि इस चीज क्या है, ओके. ही इज अ गुड बॉय. ही इज अ गुड बॉय की जगह पे हम लोगों ने, चलो ही इज अ गुड बॉय की जगह पे हम लोग कुछ अच्छा ले लेते. सपोज ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. मैंने बोल दिया ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ओके. मैंने बोल दिया सबसे पहले विराट कोहली. आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रू, ओके. अभी मैंने बोल दिया अमिताभ बच्चन.
अमिताभ बच्चन बैट्समैन है क्या? लेकिन है तो ही ना, मतलब ही के हिसाब से मेरा आंसर क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। ओके, ये क्लियर है सबको? सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होता है? डन। सेंटेंस में कौन कौन आता है फिर से बता रहे हैं हम लोग, दैट इज इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जो आधे अधूरे सेंटेंसेस है वो आते हैं, और ओपन सेंटेंस सेंटेंस में आता है। और स्टेटमेंट में सिर्फ असर्टिव, मतलब जो मीनिंगफुल है, फुल स्टॉप देके जो खत्म हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। पक्का? ठीक है, डन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़े। डन। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब छोटी सी चीज है बस, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वो सिर्फ देख लेना। डन। सो दिस इज ट्रुथ वैल्यू। सो दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या? ट्रुथ वैल्यू जो है वो दो है। ओके, हम लोग नॉर्मली यस नो में वगैरह आंसर देते हैं, तो यस एंड नो आर नॉट कंसीडर एज अ ट्रुथ वैल्यू। तो हम लोग ट्रुथ वैल्यू को क्या, कौन से दो ट्रुथ वैल्यू है वो पहले देख लेते हैं। सो सबसे पहले है ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो इसका कैसे यूज होने वाला है? ओके, ट्रुथ वैल्यू उसी का एग्जिस्ट करेगा जो स्टेटमेंट रहेगा। मैंने क्या बोला फिर से? ट्रुथ वैल्यू उसी का आएगा जो स्टेटमेंट होगा। ठीक है, डन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने एक आधा स्टेटमेंट ले लिया। सपोज पोटैटो इज ए वेजिटेबल। ओके, तो सबसे पहले जब भी ट्रूथ वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा मतलब स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। इट इज अ मीनिंगफुल थिंग। ओके, पोटैटो इज ए वेजिटेबल, मीनिंगफुल है। ओके, यस, सो इट इज अ स्टेटमेंट, पहली बात। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? इट इज अ स्टेटमेंट। पक्का? स्टेटमेंट रहेगा तो ही उसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो पोटैटो वेजिटेबल है ना? यस, ट्रू। सो व्हाट इज माय ट्रूथ वैल्यू देन? ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा? दैट इज ट्रू। पक्का? ठीक है, डन। अभी धीरे धीरे करके इसमें कुछ अलग अलग भी आती है चीजें, तो वैसे अपना पीडीएफ आपको मैं जब ओपन करने बोलूंगा तभी आपको पीडीएफ ओपन करना है। ठीक है, तो ये ट्रूथ वैल्यू। अभी कुछ अलग सा ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया कि इट इज, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा है? डू योर होमवर्क। ओके, डू योर होमवर्क, सही बात है। डू योर होमवर्क क्या हो गया? ये ऑर्डर डाला ना मैंने, डू योर होमवर्क, ऑर्डर डाला। ऑर्डर मतलब क्या, किस में आता है ऑर्डर? मतलब यहाँ पे लिखा था हमने सब, ऑर्डर मतलब किस में आता है? सेंटेंस में आता है। मतलब सबसे पहले ये बात, ये कौन है? इट इज ए सेंटेंस। ओके, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ट्रूथ वैल्यू कभी एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट only when it is a statement। पक्का? ठीक है, ट्रूथ वैल्यू तभी एग्जिस्ट करता है जब भी वो क्या रहेगा? इट इज, मतलब जब भी सेंटेंस आपका स्टेटमेंट रहेगा। ये क्लियर है? पक्का? कुछ भी डाउट है? डन। अभी यहाँ पे प्लीज ओपन योर पीडीएफ। आपका जो पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है आपके पास ऑलरेडी है, उसमें ये ओपन करना है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमें कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। हमेशा आपको स्टेटमेंट मतलब वर्बल फॉर्म में ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी होते हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलो मैं भी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, आपके पास भी पीडीएफ रहेगा। प्लीज ओपन दैट पीडीएफ फर्स्ट। ओके, सो मैथ्स 1 का पीडीएफ है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1, माय एक्सरसाइज नंबर 1.1, प्लीज ओपन दैट एक्सरसाइज, माय एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1?
ओके, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब सीधी सी बात है, स्टेटमेंट रहेगा तो ही ट्रू और फॉल्स हमें ट्रूथ वैल्यू जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चीजें जो मे बी आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, सपोज मैंने एक आधा स्टेटमेंट ले लिया, ओके, तो मैं फर्स्ट वाले ले रहा हूं क्योंकि वर्बल तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा मैथमेटिकल की तरफ भी जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज 5 + 4 = 13। ओके, तो सर ये स्टेटमेंट में आता है क्या? यस, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों साइड वैल्यूज है और हमें पता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि 5 + 4 कितना आता है? 9 आता है, और ये कितना दिया है? 13। आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? नो, राइट? ओके, वो इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का नहीं, कौन सा साइन होना चाहिए था? नॉट इक्वल टू का साइन होना चाहिए था। सही बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, हमेशा वर्बल में ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पक्का? ठीक है, डन। ये समझ में आ गया। 9 इज नॉट इक्वल्स टू 13, दैट्स व्हाई माय आंसर इज फॉल्स। पक्का? ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस में भी आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक जिक्र किया था ओपन सेंटेंसेस का। ओपन सेंटेंस मतलब क्या? जैसे आप एक नाउन की जगह पे किसी का नाम वगैरह डाल देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होते जाता है? वैरी होते रहता है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे ऐसा ही कुछ सिनारियो है। ओके, इन्होंने एक इक्वेशन दिया है। अगेन दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मत बोलो, क्यों मत बोलो? क्यों नहीं बोलो सर? क्यों? क्योंकि यह आधा है। क्यों आधा है? आपको पता है क्या x का वैल्यू क्या है? ओके सर, सिंपल है, 3 को उधर भेजो, 17 बना तो x का वैल्यू 17। आपको यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि x - 3 = 14। ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है कि x = 7, नहीं दिया है ना, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो इक्वल टू भी हो सकता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता है। अगर मैंने x का वैल्यू 9 डाल दिया, ओके, अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 9 डाल दिया तो सीधी सी बात है 9 डालेंगे तो आंसर 5 आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू आ गया, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने x का वैल्यू 17 डाल दिया तो उसका आंसर 14 आएगा, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। समझा? ओके, मतलब एज x का वैल्यू वैरी करता है वैसे मेरा क्या हो जाता है? आंसर भी क्या करता है? वैरी करता है। समझा अभी? पक्का? ठीक है, मुझे क्या बोल रहे हैं समझ लो पहले। ओके, x का वैल्यू आपको ट्राई, आप अलग अलग x के वैल्यूज डालोगे, वैसे इसका अलग अलग आंसर आएगा। मैंने ऑप्शन तो दे दिया आपको, 9 डालोगे तो 5 आएगा, तो आंसर विल बी फॉल्स। 17 डालोगे तो 14 आएगा, आंसर विल बी ट्रू। सही है, मतलब x के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू x value is getting changed. Okay, so this is what open sentence है मेरा। पक्का? ओके, तो इसका आंसर कुछ भी ट्रू फॉल्स बोल नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट है ही। समझे आप? ओके, तो सर ये x वाले फिर कैसे हमें स्टेटमेंट का भी होते हैं? चलो मैं एक सर्च कर देता हूँ। हाँ, नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर दैट इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया उन्होंने? जरा चेक करना। x² - 6x - 7 = 0। ओके, और आगे उन्होंने बोला है when x = 7। समझा मुझे क्या बोलना है? यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया है, when x = 7 तभी डाल के देखो। ओके, x का वैल्यू हमें नहीं ये करना है, उन्होंने दिया है। ओके, तो सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं, व्हाट दिस इज, व्हाट इट इज स्टेटमेंट। पक्का? ये क्लियर हो गया? यहाँ पे समझा क्यों नहीं स्टेटमेंट है? क्योंकि x का वैल्यू उन्होंने दिया ही नहीं था। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू उन्होंने दिया है। चलो अभी देखते ट्रू है कि फॉल्स है। क्या करके देखेंगे? दैट इज 7² × 6 × 7 - 7 = 0। So this is 49
-42 -7 इज इक्वल टू 0, 49 -49 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ट्रू है कि नहीं? राइट, ट्रू है ना? सो दिस इज व्हाट इज माय आंसर देन? ट्रू। समझा? पक्का? किसी को कुछ भी डाउट है? डन? ये देखो, ओके, सेंटेंस का भी होता है, एक्स का वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है। सर इसमें और कोई है क्या जो ओपन सेंटेंस में आता है? हाँ है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या दिया? x स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो सीधी सी बात है, x का वैल्यू ही हमें पता नहीं है। जब ये x अननोन रहेगा देन इट इज ऑलवेज अ ओपन सेंटेंस। पक्का? प्लीज राइट इट डाउन। डन? अभी यहाँ पे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मे बी आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। इससे आपको अभी सेंटेंस और स्टेटमेंट तो देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स जानने के लिए अगर आपके इसमें रहेगा दिमाग में, सर ये तो बहुत इजी है, अरे ये तो इजी है, लेकिन अगर आपका जनरल नॉलेज नहीं रहेगा, मैथ्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा, ट्रू और फॉल्स नहीं बता पा रहे हो, तो यू विल गेट 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। डन? कुछ है जो ओरली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। हमेशा हमें x के क्या मिलते हैं? 2 ही वैल्यूज मिलते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा वैल्यूज मिलते नहीं है, सिर्फ कितने मिलते हैं? 2 ही वैल्यूज मिलते हैं। तो उन्होंने भी वही बोला है कि कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ऑफ कोर्स आंसर इज ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसा बोला है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिखना है कि स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है, और ट्रू सेंटेंस रहेगा तो ऑफकोर्स कुछ आंसर नहीं आएगा, स्टेटमेंट रहेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, दैट इज फॉर यू। ओके, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सबसे पहले बात, रियल नंबर्स आर कौन से होते हैं दुनिया में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं? ऑल रियल नंबर्स। सही बोला मैंने? ऑल आर रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट इमेजिनरी। अभी इमेजिनरी क्या होता है हमने 11th में भी सीखा था, दैट इज विद इन अ स्क्वायर रूट साइन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर्स है। होल नंबर कहां से चालू होता है बॉस? बोलो बोलो बोलो। होल नंबर कहां से चालू होता है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कहां से चालू होता है? 0 से आगे। ओके, लेकिन इसमें क्या नहीं आता? एक्सेप्ट फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर किधर से चालू हो रहा है? 0 टू इंफिनिटी से चालू हो रहा है। ठीक है, और रियल नंबर्स मतलब इसमें नेगेटिव भी आते हैं, मतलब सभी के सभी रियल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। समझा? ओके, लेकिन अभी आपको समझने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता था, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ओके, तो मेरा आंसर क्या होता था? ट्रू। समझा? तो ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, जैसे ऐसा होता है ना, हमने स्कूल में भी सीखा है कि बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। समझा? कुछ पक्का? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पकड़ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ये ज्योमेट्री वाला है। ठीक है, ये समझा? डन? आई एम डूइंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर
तो यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, the sum of cube root of unity is 0। okay, the sum of cube root of unity कौन से चैप्टर में से? 11th लाइटली लिया, मजे मारे। कौन से चैप्टर में से? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में था हमें सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसके आगे क्या रहता है? 0। ओके, मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, एंड ट्रूथ वैल्यू इज ऑफ कोर्स ट्रू। पक्का? कुछ भी डाउट है? डन। तो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है ये मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिए है। ओके, बाकी तो इजी है। इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली क्या आ जाएगा आप ही बोल देना, किसमें आएगा? सेंटेंस में आएगा ना ऑफकोर्स। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके लिए जो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने कर दिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते कनेक्टिविटीज की तरफ जाते। ओके गाइस, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इन लॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिक। ओके, 4 मार्क का एक सम आता है, इसके रिगार्डिंग 4 मार्क का भी सम आता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने नाम के बाद यहाँ पे बोला है दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट हमें इंग्लिश में भी था, एंड वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड, दैट इज मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोर देन वन स्टेटमेंट जहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन एक से ज्यादा चीजों को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टिविटी तो चाहिए। ओके, तो ये कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लिया है दैट इज राहुल इज अ गुड बॉय बट he is not good in sports। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट है दैट इज राहुल इज अ गुड बॉय, ओके, और उसके बाद वाला स्टेटमेंट है he is not good in sports, he is not good in sports। ये अनदर स्टेटमेंट है। दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टिविटी मैंने यूज किया? बट। ओके सर, आपने बट क्यों यूज किया, मतलब क्या? ये तो इंग्लिश का पार्ट आ गया, लेकिन बट इज अ कनेक्टिविटी। आगे आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बट किसके लिए यूज होता है। ठीक है, डन। तो अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, कौन कौन से टाइप्स है कनेक्टिविटी के वो मैंने यहाँ पे लिखे, उसके बाद हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला दैट इज एंड। ओके, इंग्लिश में भी हमने इसे कंजंक्शन, ये वर्ड तो सुना रहेगा, एंड दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज उल्टा वी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज और, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसजंक्शन, इट इज लाइक अ वी साइन। ओके, इफ देन, ओके, हमने ये भी इंग्लिश में सुना है पूरा, दैट इज इफ देन। इट इज कंडीशनल भी इसे बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, एंड इट इज इंडिकेटेड विथ एरो। ओके, नेक्स्ट वन, इफ एंड ओनली इफ, दैट इज बाय कंडीशनल, जिसे हम लोग डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, एंड इट इज indicated with both side arrows। And last one, this is not a connectivity, this is the separate part, but we are taking this into the types। okay, ठीक है। so it is negation। negation मतलब पूरा उल्टा, जो था उसका पूरा नहीं कर देना। ठीक है, तभी टाइप करेंगे तभी देख लेंगे इसे। so it is negation, that is not, and it is like a tidal sign। tidal sign आपके कीबोर्ड के ऊपर रहता है ना, ऑल्ट के ऊपर एक साइन रहता है ऐसा छोटा सा, so it is like a tidal sign, it is a wave, single wave। ठीक है, ये क्लियर है क्या क्या है? अभी इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज एंड। एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया, अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड एन एप्पल इज अ फ्रूट। तो 2 स्टेटमेंट आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं, अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड एप्पल इज अ फ्रूट। क्लियर है ये चीज? पक्का? ठीक है, डन। ओके, तो इन दोनों को हमने नाम दिए, दैट इज पी एंड क्यू नाम दिए। सर हम लोग नाम कुछ भी ले सकते हैं क्या? फिलहाल तो कुछ भी मत लो, पी और क्यू ये यूनिवर्सल नाम है, टेक्स्ट बुक में भी वही यूज होता है। आपके हिसाब से नाम लोगे तो मे भी जो भी है प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन गो विद द फ्लो इन दिस सेक्शन। ओके, तो पी और क्यू भी रहेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस जो आप क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें पी और क्यू नाम से ही आता है इसके लिए। So P is what? A potato is a vegetable, ठीक है? Okay, and Q is what?
एन एप्पल इज अ फ्रूट। ओके, अभी दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो हमने इस पूरे स्टेटमेंट को नाम क्या दिया था, दैट इज P दिया था। इस पूरे स्टेटमेंट को हमने Q नाम दिया था। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P एंड Q। जैसे बोलते हैं वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज P एंड Q। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। अभी ट्रूथ टेबल देखने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट के आइदर दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। तो दो स्टेटमेंट के कितने रहेंगे, 4। सही बोला ना मैंने, एक स्टेटमेंट के दो, तो दो स्टेटमेंट के कितने वैल्यूज रहेंगे, 4। तो यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बनाया। सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्ट है अपना, ठीक है। तो सर ये जो आपने लिखा है वो अपने मन से लिखना है क्या, नहीं, दिस पैटर्न इज फिक्स। आपका ये जो भी पैटर्न है, ये मैंने जो भी लिखा है, ओके, दिस पैटर्न इज फिक्स। आप इसको कुछ भी आपके हिसाब से आप इसको चेंज मत करना, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है वो फिक्स है। तो सबसे पहले P का पैटर्न क्या है, दैट इज T T F F, और Q का पैटर्न क्या है, T F T F। ठीक है गाइस, ओके। अभी ये जो है ये टेबल फिक्स रहता है, सही बात है, ये टेबल फिक्स रहता है। तो सर हमें ये बाय हार्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखा है, ओनली टू अंडरस्टैंड। ओनली टू अंडरस्टैंड मतलब सिर्फ दिमाग में, पेपर पे नहीं। पेपर पे आप जो मैंने लिखा है ये नहीं लिखोगे, ये वाला सेक्शन जो ब्लू वाला सेक्शन है वो, ठीक है। तो एंड का मतलब मैं किस हिसाब से लूंगा, इट इज लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग टू CS दे नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, डन। तो एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। T को हम लोग 1 लेंगे और F को हम लोग लेंगे 0। T मतलब क्या 1 और F मतलब क्या 0, सिर्फ हमें समझने के लिए। तो देखो ये कैसे हो गया, 1 into 1 क्या आता है 1, 1 into 0 this is 0, 0 into 1 this is 0 and 0 into 0 this is 0। पक्का गाइस, समझ में आ गया। देखो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। T मतलब 1 होता है और F मतलब 0 होता है, और एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सो 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 0 into 0 is again 0। पक्का समझा। तो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, T T T T F F, नो नीड। ओके, एंड मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लिखा नहीं है, प्लीज ये नोट में मेंशन कर देना, ठीक है। ये चीज हमें नोट में मेंशन कर देनी है कि हमेशा एंड ही आएगा क्या सर, नहीं। एंड के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, दैट इज बट आ गया, आपका वाइल आ गया, ओके, आपका एज वेल एज आ गया, ओके। उसके बाद आपका सिंगल कॉमा आ गया, ठीक है। सिंगल कॉमा भी एंड की तरफ से लिखा जाता है। आपका नीदर नॉर भी आ गया, ये निगेटिव मैनर में होता है, लेकिन नीदर नॉर एंड के लिए यूज होता है, दिस इज इन द निगेटिव मैनर। और क्या हो सकता है, और बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। और ऐसे ढूंढने जाएंगे तो रादर देन वगैरह बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बट वाइल ये जो वर्ड्स है ये डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उसके हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डन। नहीं तो एंड यूज हो सकता है, ओके, पक्का, ठीक है। इवन दो भी आता है, डन। तो जितने भी वर्ड्स है ये जो कनेक्शन करते हैं दोनों को, ओके, तो वो सिर्फ एंड में आते हैं, सभी के सभी एंड में ही आते हैं। सर और के लिए कुछ है क्या ऐसे ऑप्शन, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। और के नाम से ही आता है और उसको आइदर और होता है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी ना आए तो एंड में जाएगा, पक्का, ठीक है, डन। चलो राइट इट डाउन। ओके गाइस, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कनेक्टिविटी, दैट इज और, जिसे हम लोग डिसजंक्शन ऐसे बोलते हैं, और इसका नोटेशन कैसा है, दैट इज वी, ठीक है, डन। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि एंड के लिए बहुत सारे नाम है, ओके, बहुत सारे नाम है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं आइदर और छोड़ के और को छोड़ के जो भी नाम आता है वो एंड के लिए जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देयर इज ओनली वन कनेक्टिव, देयर इज ओनली वन नेम व्हिच इज यूज्ड। एक तो और सिंगल और यूज होता है, अदरवाइज ईदर और यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, दैट इज ईदर वी विल प्ले फुटबॉल, ओके, और गो फॉर मूवी। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट है और मैंने मार्क भी कर लिया है ब्लू मार्कर से, ठीक है। तो P मतलब क्या हो गया, दैट इज वी विल प्ले फुटबॉल। आप P और Q जब भी लिखते हो मेक श्योर कि इट इज मीनिंगफुल। नहीं तो आप बोलोगे गो फॉर मूवी, इधर Q के जगह पे लिखोगे, नहीं, इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी प्रॉपर, ओके। तो मैंने Q की जगह पे क्या लिख दिया, दैट इज
वी विल गो फॉर मूवी। पक्का? तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा अपना, P और Q। ये क्लियर है क्योंकि ये तो नोटेशन है ना, ये मतलब ओके। चलो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखा, तो लास्ट इसमें मतलब लास्ट जो हमने एंड का लिखा था उसमें मैंने मेंशन किया था कि P और Q का जो वैल्यूज रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से P is P T F F and Q is P F T F। ऑफ कोर्स रिजल्ट तो अलग ही रहेगा, सबके रिजल्ट सेम रहेंगे तो फर्क क्या बचेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे और यूज हुआ है, पहले इसमें हम लोगों ने एंड यूज किया था और एंड किसकी तरह एक्ट हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन की तरह एक्ट हो रहा था। यहाँ पे और किसकी तरह एक्ट होगा, एडिशन की तरह एक्ट होगा। P is equals to 1 and F is equals to 0, ठीक है। सो दिस इज 1 plus 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 1 plus 1 is 1 ओनली, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे। सो T plus T is T, that is 1 plus 1 is 1, ओके। 1 plus 0 बाकी का जैसे अपना चलता है वैसे 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0। पक्का? आपको याद रखने में भी इजी है। और किसकी तरह एक्ट होता है, एडिशन की तरह एक्ट होता है। मैं फिक्स से बता रहा हूँ, 1 plus 1 is 1 होता है, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0, okay। I hope you understand this thing, okay। and there is only one option, that is either or। और कौन सा यूज होता है, जो उसका खुद का नाम जो है, that is or। पक्का? चलो what is the next one, नेक्स्ट कनेक्टिविटी, that is very very important और जहाँ पे बच्चे भूलने के चांसेस है, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जिसे हम लोग बोलते हैं इफ देन और जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इम्प्लीकेशन एंड इट इज इंडिकेटेड विद द सिंगल एरो। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लिया है, दैट इज इफ वी विल स्टडी हार्ड देन वी विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज इफ एंड यहाँ पे देन है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, इफ वी विल स्टडी हार्ड वी विल गेट गुड मार्क्स। कनेक्टिविटी कभी भी P और Q में आना नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने, कनेक्टिविटी कभी भी P और Q में आना नहीं चाहिए। P मतलब सेपरेट स्टेटमेंट है, Q मतलब सेपरेट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज माय P, वी विल स्टडी हार्ड, ओके। एंड व्हाट इज माय Q, वी विल गेट गुड मार्क्स, ओके। व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म, P implies Q, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, इसके बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके निकालते हैं इसको याद रखने के लिए, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि जैसा है वैसे ही याद रखोगे तो बेटर है। फालतू में वो एग्जाम्पल याद रखने में मेन कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका रिजल्टिंग ये अगर नेगेटिव आ रहा है देन आंसर आपका नेगेटिव होता है, लेकिन वो भी छोड़ दो। मैं देखो आपको सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ट्रू रहेगा, सेकेंड फॉल्स रहेगा, आपका आंसर हमेशा फॉल्स ही रहेगा। फर्स्ट ट्रू और सेकेंड फॉल्स रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आगे आपका सीक्वेंस आ जाता है, टी टी एफ टी एफ एफ कुछ भी हो जाए, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। समझा मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। पक्का? ठीक है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अभी यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिखा है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो पी मतलब क्या होता है, इफ वी विल स्टडी हार्ड, मतलब एक है एक्शन और दूसरा है रिएक्शन। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो ही मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो एक हो गया एक्शन और एक हो गया रिएक्शन हो गया। तो पी को हम लोग, ये एक्शन है अपना, तो पी को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, दैट इज नथिंग बट हाइपोथेसिस भी उसे बोलते हैं। और क्यू मतलब होता है कंक्लूजन, दैट इज नथिंग बट कंसिक्वेंट। ये आपको पूछा जा सकता है। तो पी और क्यू क्या होता है, तो इफ देन में पी इज एंटीसीडेंट, ओके, एंड क्यू इज कंक्लूजन, इफ देन में होता है। ठीक है, पक्का? ठीक है, यहाँ पे 1-0 का कॉन्सेप्ट मत लगाओ, वो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था। प्लीज लेट मी वेरी क्लियर, ओके, ये सिर्फ हमें याद रखने के लिए मैं लिखा है, ये मैंने, इसका कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-0 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो ये मैं फिर से यहाँ पे बॉक्स बना दिया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। पक्का? डन? ओके, चलो डन, कॉपी दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कनेक्टिविटी, ओके, दैट इज नथिंग बट इफ एंड ओनली इफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं और डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसे ना इम्प्लाइज करके आप बोलते हो, डबल इम्प्लाइज, सिंगल रहेगा तो इम्प्लाइज, ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन लिखा है, ओके, तो आपको फर्क भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वी विल गेट गुड मार्क्स इफ एंड ओनली इफ वी विल स्टडी हार्ड।
हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे इफ एंड ओनली इफ विल स्टडी हार्ड, सिंपल सा बात है। ओके, सो जो पहला जो रहता है वो हमेशा P रहता है और जो दूसरा सेक्शन जो रहता है वो Q रहता है, उसमें हमारे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस इज P एंड दिस इज Q, तो P और Q दिया है यहाँ पे। और सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना भूल गए हम लोग। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P डबल इंप्लाइज, थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज P डबल इंप्लाइज Q। सो दिस इज माय सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया अपना ट्रूथ टेबल आ गया, तो ट्रूथ टेबल का क्या हो जाएगा, दिस इज P, ओके, दिस इज P T F F Q, दिस इज T F T F। अभी आती है रिजल्टेंट की बारी। ओके, हर एक का रिजल्टेंट अलग अलग मैंने ट्रिक बताया था। और इफ देन के लिए क्या बताया था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा, देन आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, मैंने दोनों जगह पे बॉक्स किया। अगर आपके दोनों भी आंसर्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम, अगर आपके दोनों भी आंसर आइडेंटिकल है देन आंसर इज ट्रू। देखो एफ एफ आ गया, ओके, एफ एफ आ गया, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा पक्का। अगर दोनों भी आइडेंटिकल है देन आंसर इज ट्रू। कौन से केस में, डबल इंप्लाइज के केस में। ओके, अगर दोनों भी अलग अलग है देन आंसर इज माय फॉल्स, पक्का। भी यहाँ पे नोट की बारी, यहाँ पे पहला जो इफ देन हमने किया था उसमें P क्या था, एक्शन था, Q क्या था, रिएक्शन था। यहाँ पे क्या है, पहले रिएक्शन है और बाद में एक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे P को हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन, ओके, और Q को बोलेंगे एंटीसिपेट। प्लीज ये नोट डाउन कर देना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ओके पक्का। इसमें कुछ डाउट है, ट्रूथ टेबल में समझ में आ गया। अगर दोनों के दोनों आंसर आपके दोनों के दोनों चीजें अगर आपकी सेम है देन आंसर ट्रू आएगा। PT रहेगा तो भी T और FF रहेगा तो भी TE रहेगा, पक्का। चलो नेगेशन, नेगेशन मतलब नॉट। हम लोगों ने जब स्कूल का ग्रामर किया था इंग्लिश में, तो हमारा नेगेशन कुछ अलग था। हमें नेगेशन क्या था कि आपको नेगेटिव मैनर में बनाना है लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वैभव इज अ गुड बॉय, तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते थे इन इंग्लिश ग्रामर, वैभव इज नॉट अ बैड बॉय, यस और नो। ओके, मतलब नेगेशन भी आ गया लेकिन उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉजिक में ऐसा नहीं है। नेगेशन मतलब नेगेशन, पूरा का पूरा उल्टा, ठीक है। नेगेशन मतलब पूरा का पूरा उल्टा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, P दैट इज बंबानी इज अ रिच गाय, ठीक है, उसका नेगेशन एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे PQ तो आएगा नहीं, तो P का उल्टा रहेगा नेगेशन ऑफ P, ओके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि नेगेशन इज नॉट अ कनेक्टिविटी, ठीक है। सो बंबानी इज अ रिच गाय, तो इसका नेगेशन क्या हो गया, पूरा उल्टा ही हो जाएगा पूरा। सो बंबानी इज नॉट अ रिच गाय, सर हमने ऐसा लिखा तो बंबानी इज अ पुअर गाय तो भी चलेगा, लेकिन नॉट डालना एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज ऑलवेज द सेफ। व्हाई, बिकॉज हर एक का अपोजिट वर्ड नहीं आपका आता है, ठीक है पक्का। मैंने क्या बोला समझा, तो एट अ पर्टिकुलर प्लेस इफ यू विल पुट नॉट देन इट इज गुड फॉर यू, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग और एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया था द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ओके, व्हाट विल बी माय नेगेशन ऑफ P, इसका उल्टा, ओके। बट ये क्वेश्चन में इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि नॉट डालने बोला है सर ने, मतलब इसका ये मतलब नहीं होता, तो आपको थोड़ा इंग्लिश का स्टेटमेंट भी फॉर्मेशन आना चाहिए, ओके। तो द सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, पक्का, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं, सिंगल स्टेटमेंट का सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसके आगे मैंने नेगेशन लिख दिया, पक्का। नेगेशन में पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। मैंने बोला आपको एट अ पर्टिकुलर प्लेस प्लीज पुट नॉट, ओके। अगर आपको किसी का अपोजिट वर्ड वहां पे एग्जिस्ट करता है, आपने अपोजिट वर्ड डाला तो भी चलेगा, लेकिन अपोजिट वर्ड डालोगे तो नॉट नहीं डालना है, पक्का, ठीक है। चलो राइट।